नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। टॉप 9 में सबसे पहले बात बंगाल चुनाव की करेंगे। तो आज नंदीग्राम में ममता बनर्जी नॉमिनेशन दाखिल करेंगी। टीएमसी ने इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारी की है। क्यों महिला सुरक्षा को लेकर बीजेपी के निशाने पर है टीएमसी, और क्या ममता का खेल खराब करने के लिए ओवैसी ने बना ली है पूरी रणनीति? बंगाल चुनाव से जुड़ी सभी अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 बैटल ऑफ बंगाल। ममता बनर्जी आज नंदीग्राम सीट से बतौर टीएमसी उम्मीदवार नामांकन दाखिल करेंगी। पार्टी ने ममता बनर्जी के नॉमिनेशन को लेकर पूरी तैयारी की है। दोपहर 12 बजे ममता बनर्जी नॉमिनेशन करेंगी। नंदीग्राम इस बार बंगाल विधानसभा चुनाव में सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। इस सीट पर ममता बनर्जी की टक्कर बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से है। नामांकन से एक दिन पहले ममता फुल फॉर्म में नजर आई। कल नंदीग्राम में सभा करने के बाद ममता बनर्जी ने एक चाय की दुकान पर लोगों को अपने हाथ से बनी चाय पिलाई। इससे पहले ममता बनर्जी ने मंदिर में दर्शन किए। साथ ही ममता बनर्जी ने चुनावी सभा के मंच से चंडी का पाठ भी किया। दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो, नमस्ते जलदा भाषे, नमस्ते जलशायिने, नमस्ते केशवानंदो। ममता बनर्जी के बीजेपी पर हिंदू कार्ड खेलने और खुद को हिंदू की बेटी करार देने पर बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पलटवार किया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ममता जी ने ऐसा क्या पाप किया कि उन्हें अब मंच पर चंडी पाठ करना पड़ रहा है। कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया है कि नंदीग्राम से 200% ममता हारेंगी। शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में ममता बनर्जी पर गलत मंत्र पढ़ने का आरोप लगाया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ममता बनर्जी लगातार बंगाल की संस्कृति का मखौल उड़ा रही हैं। आपको बता दें 12 मार्च को शुभेंदु अधिकारी अपना नामांकन करेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी वहां मौजूद रहेंगी। मिथुन और स्मृति ईरानी उनके लिए पैदल मार्च भी करेंगे। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए टीएमसी पर तीखा हमला बोला है। इस वीडियो में टीएमसी सांसद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महिला विधायक की गाल खींचते हुए नजर आ रहे हैं। लॉकेट चटर्जी ने ट्वीट में लिखा, टीएमसी महिलाओं को सशक्त बना रही है। महिला बांकुरा से विधायक हैं जो टिकट न मिलने पर नाराज थीं, शर्म आनी चाहिए। बंगाल में फिर से सत्ता में वापसी के लिए टीएमसी पूरा जोर लगा रही है। बांकुरा सीट पर टीएमसी ने एक्ट्रेस सायंतिका बनर्जी को मैदान में उतारा है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के साथ मिलकर सायंतिका चुनाव प्रचार में उतरी। इस दौरान वो लोगों से मुलाकात करती हुई दिखाई दी और जीत का आशीर्वाद मांगा। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी 13 मार्च से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कैंपेन शुरू करेंगे। हालांकि पार्टी बंगाल में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसे लेकर सस्पेंस बना हुआ है। बंगाल में ओवैसी को नए दोस्त की तलाश है, क्योंकि फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से ओवैसी की बात नहीं बन पाई। अब्बास सिद्दीकी की पार्टी लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। पश्चिम बंगाल के मोथाबाड़ी की ये तस्वीर है, जहां मोथाबाड़ी इलाके में एक बीजेपी कार्यकर्ता को गोली मार दी गई। गोली चलाने का आरोप टीएमसी कार्यकर्ता पर लगा है। इन सबके बीच बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा की आशंका को देखते हुए सुरक्षा एजेंसी चौकस है। साउथ 24 परगना के भांगर इलाके से पुलिस ने करीब 200 क्रूड बम बरामद किए हैं। पश्चिम बंगाल में सियासी हलचल के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। चुनाव आयोग ने डीजीपी वीरेंद्र का तबादला कर दिया। वीरेंद्र की जगह 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी नीरज नयन बंगाल के नए डीजीपी होंगे। बंगाल में 27 मार्च से 8 चरणों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। आज उत्तराखंड को मिलेगा नया सीएम। उत्तराखंड में सीएम बदलने पर क्यों कांग्रेस ने कसा तंज? तमिलनाडु में एआईएडीएमके बीजेपी गठबंधन को क्यों लगा है झटका? चुनाव और उनसे जुड़ी सियासत की दूसरी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 21 का राज्याभिषेक। उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, उसका फैसला आज होगा। सुबह 10 बजे पर्यवेक्षक रमन सिंह और दुष्यंत गौतम की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक होगी। इससे पहले मंगलवार को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया था। इस्तीफा देने के बाद रावत ने कहा कि पार्टी ने अब फैसला लिया है कि किसी दूसरे को मौका दिया जाए। उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री के तौर पर कई नामों की चर्चा है। सतपाल महाराज, रमेश पोखरियाल निशंक, अजय भट्ट, इन सबके बीच धन सिंह रावत का नाम सीएम की रेस में सबसे आगे है। धन सिंह रावत को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के मजबूत विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। धन सिंह रावत श्रीनगर विधानसभा से विधायक हैं और आरएसएस कैडर से आते हैं। उत्तराखंड में सीएम बदलने के बीजेपी के फैसले पर राज्य के पूर्व सीएम हरीश रावत ने तंज कसा है। हरीश रावत ने कहा कि नेतृत्व बदलना इस बात को दर्शाता है कि वो पिछले 4 साल के कार्यकाल में राज्य को शासन और विकास देने में नाकामयाब रहे हैं। कमजोर बीमार से घोड़े हैं, ये विकास की दौड़ नहीं दौड़ सकते हैं।
तमिलनाडु में AIADMK बीजेपी गठबंधन को झटका लगा है। सीटों के बंटवारे को लेकर सहयोगी DMDK ने गठबंधन छोड़ने का ऐलान किया है। पार्टी का कहना है कि उन्हें उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं दी जा रही हैं, इसलिए गठबंधन से अलग होने का फैसला किया है। 6 अप्रैल को एक ही चरण में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होंगे और 2 मई को नतीजे आएंगे। पुदुचेरी में बीजेपी का सहयोगियों के साथ सीटों का बंटवारा फाइनल हो गया है। गठबंधन ने ऐलान किया है कि NR कांग्रेस 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि 14 सीटों पर बीजेपी AIADMK अपने उम्मीदवार उतारेंगी। उधर कांग्रेस DMK गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे पर चर्चा अंतिम दौर में है। पुदुचेरी में 6 अप्रैल को चुनाव होगा। कमल हासन की पार्टी मक्कल निधि मय्यम उम्मीदवारों की पहली सूची का ऐलान आज करेगी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कमल हासन की पार्टी अखिल भारतीय समथुआ मक्कल काची और इंडिया जना नायगा काची के साथ गठबंधन बनाकर चुनावी मैदान में है। MNM 154 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 40 पर AISMK और 40 पर IJK चुनाव लड़ रही है। केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव में CPI 25 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स को उतारेगी। पार्टी ने 21 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। 4 सीटों पर उम्मीदवार बाद में घोषित किए जाएंगे। वहीं लगातार 2 बार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को इस बार टिकट नहीं दिया गया है। केरल में 6 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि 2 मई को वोट की गिनती की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव को देखते हुए एक अहम याचिका दाखिल की गई। ADR यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने याचिका में चुनावी बॉन्ड की और बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि अगर रोक नहीं लगाई गई तो राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाली अवैध फंडिंग को बढ़ावा मिलेगा। 5 राज्यों के चुनाव में भाग ले रही सियासी पार्टियों के लिए अच्छी खबर है। इस बार राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों को दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर प्रचार करने के लिए पहले से 2 गुना समय मिलेगा। इस संदर्भ में चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। हरियाणा विधानसभा में खट्टर सरकार की आज परीक्षा होनी है। अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली कांग्रेस की क्या है तैयारी और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे किसान नेताओं ने चुनावी राज्यों में क्या प्लान बनाया है। देश की अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र। हरियाणा विधानसभा में आज मनोहर लाल खट्टर सरकार के खिलाफ कांग्रेस की ओर से लाया जा रहा अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा। सरकार में शामिल दुष्यंत चौटाला की पार्टी JJP के विधायकों के तीखे तेवर से खट्टर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। JJP विधायक देवेंद्र देवली ने दुष्यंत चौटाला से खट्टर सरकार को छोड़ने की नसीहत दी है। किसानों के मुद्दे पर लाए जा रहे कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सभी पार्टियों के विधायकों को आत्मा की आवाज सुनकर वोट करने की अपील की है। हुड्डा ने ये प्रतिक्रिया दुष्यंत चौटाला की पार्टी JJP के विधायकों की बगावती सुर पर दी है। हालांकि JJP के विधायकों को पार्टी विहिप मानकर सरकार के पक्ष में ही वोट करना होगा। हरियाणा विधानसभा में कल सीएम मनोहर लाल खट्टर अचानक भावुक हो गए। खट्टर ने कहा कि महिला दिवस के मौके पर कांग्रेस के ट्रैक्टर मार्च विरोध के दौरान महिला विधायकों से ट्रैक्टर खिंचवाया गया, जो बहुत दुखद है। महिला दिवस पर कांग्रेस को अपने महिला विधायकों को ट्रैक्टर पर बिठाना चाहिए था और खुद ट्रैक्टर खींचने चाहिए थे। हरियाणा के सिरसा से विधायक गोपाल कांडा ने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मौजूद नहीं रहने की सूचना स्पीकर को दी है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में कहा है कि वोटिंग होने पर उनका समर्थन बीजेपी को रहेगा। 90 सीटों वाले विधानसभा में बीजेपी के 40 और JJP के 10 विधायक हैं, जबकि 7 निर्दलीय हैं। कांग्रेस के पास 30 विधायक हैं। आज सुबह 9:30 बजे बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी। तकरीबन 1 साल बाद ये बैठक होने जा रही है। बीजेपी की इस बैठक में 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा होने के कयास लगाए जा रहे हैं। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इस बैठक को PM मोदी संबोधित करेंगे। आजादी के आंदोलन में महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह के नाम की गई दांडी यात्रा के 91 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च को अहमदाबाद का दौरा करेंगे। PM मोदी 2 मार्च को गांधी आश्रम से दांडी मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये यात्रा 23 दिनों तक चलेगी। इस आयोजन की तैयारी अंतिम चरण में है। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे किसान नेता अब चुनावी राज्यों में किसानों को जगाने पहुंच रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता बंगाल और असम में वोटर्स से किसान विरोधी बीजेपी को वोट नहीं देने की अपील करेंगे। दूसरी ओर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत 13 मार्च को पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिले SUV के मालिक मनसुख हिरेन की हत्या पर महाराष्ट्र विधानसभा में कल हंगामा हुआ। देवेंद्र फडणवीस ने कई सबूतों का खुलासा कर सहायक पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे की गिरफ्तारी की मांग की। मनसुख की पत्नी ने भी सचिन वाजे पर हत्या का आरोप लगाया है। इस बीच सचिन वाजे ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की है। पाकिस्तान की सीमा से लगे पंजाब के पठानकोट के मकीमपुर गांव के पास 2 संदिग्धों को देखे जाने के बाद स्थानीय पुलिस हरकत में आई। लोगों द्वारा सूचना देने के बाद पुलिस की टीम तुरंत पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन में जुट गई है। गांव के लोगों के मुताबिक दोनों संदिग्ध सलवार कमीज पहने थे और उनके पास बैग भी था।
बिहार में आरजेडी विधायक नीतीश के लिए बीपी मशीन और आला मशीन लेकर क्यों पहुंचे विधानसभा? कहां 20 आतंकियों ने मुख्यमंत्री के सामने किया सरेंडर? कहां डीजल लूटने के लिए मची होड़? राज्यों से जुड़ी अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 देश प्रदेश। नीतीश कुमार विधानसभा में आजकल काफी गुस्से में दिखाई देते हैं। कल पटना में आरजेडी विधायक मुकेश रोशन बीपी मशीन और आला मशीन लेकर पहुंचे। रोशन ने कहा कि उन्हें सीएम की चिंता है। जब से जेडीयू का आंकड़ा 43 पर आ गया तब से वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहते हैं। जेडीयू ने कहा कि आरजेडी पहले अपने नेताओं का बीपी चेक करवाए। यूपी में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओपी राजभर ने कहा है कि देश का मुसलमान अब ओवैसी को ही अपना नेता मानने लगा है, क्योंकि कांग्रेस समेत बाकी उनका रहनुमा होने का दावा करने वाली बीएसपी एसपी ने उन्हें ठगने का काम किया। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में कल अलग अलग गुटों के 20 आतंकियों ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के सामने सरेंडर कर दिया। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि सरेंडर करने वाले आतंकियों को 4-4 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी, साथ ही इनके पुनर्वास का इंतजाम भी किया जाएगा। सरेंडर करने वालों में 16 आतंकी टीपीएलए से जुड़े थे। झारखंड के हजारीबाग डिटेंशन सेंटर से 2 रोहिंग्या खिड़की काटकर फरार हो गए। विदेशी नागरिकों के फरार होने के बाद जांच के लिए 2 टीमें गठित की गईं। इससे पहले भी पिछले साल 13 सितंबर को म्यांमार का ही एक विदेशी नागरिक यहां से फरार हो गया था। महाराष्ट्र में कल कोरोना के करीब 10,000 नए केस सामने आए, जबकि 56 लोगों की मौत हो गई। अकेले मुंबई में पिछले 3 दिनों से 1000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र के जलगांव में कल से 15 मार्च तक जनता कर्फ्यू लगाया जाएगा। ठाणे शहर के 11 हॉटस्पॉट में 13 मार्च से 31 मार्च के बीच लॉकडाउन की घोषणा की गई है। हरियाणा में फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी में मंगलवार शाम करीब 5 बजे एक निर्माणाधीन मकान की छत गिर गई। इस घटना में मकान बना रहे राजमिस्त्री की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है, लेकिन अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। हरियाणा के रेवाड़ी में हजारों लीटर डीजल से भरे टैंकर की एक कैंटर से जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसके बाद टैंकर सड़क पर पलट गया और डीजल निकलकर सड़क पर फैलने लगा। जैसे ही इसकी खबर ग्रामीणों को मिली तो डीजल की लूट मच गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। यूपी के मथुरा में आयोजित वृंदावन कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक में अचानक तेज आंधी और बरसात से मेला क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। तेज हवा से अनेक द्वार और शिविर धराशायी हो गए। बिजली के खंभे टूटने से अंधेरा छा गया। तेज हवा और बरसात का दौर थोड़ी ही देर रहा, लेकिन व्यवस्था को चौपट कर गया। बंगाल में तेज होते जा रहे चुनावी प्रचार अभियान के बीच राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर तीखे हमले कर रही हैं, लेकिन इस सियासी कड़वाहट को मिठाई की दुकानों ने कम करने की अनूठी कोशिश की है। सिलीगुड़ी में एक मिठाई दुकानदार ने सभी पार्टियों के सिंबल वाली मिठाइयां तैयार की है। इन मिठाइयों को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। क्वाड देशों की बैठक में किन मुद्दों पर होगी बात? क्या चीन एलएसी से पीछे नहीं हटा है? चीन की चालबाजी पर अमेरिकी कमांडर ने क्या बड़ा खुलासा किया है? पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के नेता ने इमरान सरकार को क्यों कटघरे में खड़ा किया? चीन और पाकिस्तान से जुड़ी खबरें देखिए टॉप 9 चीन पाक साजिश में। चीन की घेराबंदी के लिए बने 4 देशों अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत का संगठन क्वाड की 12 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। इस बैठक में भारतीय वैक्सीन को लेकर बड़ा फैसला होने के संकेत मिले हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान भारतीय वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आर्थिक मदद करेंगे। लद्दाख में एलएसी पर चीनी सेना के पीछे हटने को लेकर अमेरिकी कमांडर एडमिरल फिलिप डेविडसन ने सनसनीखेज खुलासा किया है। अमेरिकी कमांडर ने कहा है, एलएसी से चीनी सेना पीछे नहीं हटी है, लेकिन भारत और चीन के बीच बनी सहमति के बाद एलएसी से चीनी सेना पीछे हटी थी। अमेरिकी कमांडर के खुलासे के बाद विपक्ष एक बार फिर मोदी सरकार को घेर सकता है। क्या चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने सैन्य कमांडरों को मिलिट्री तैयार रखने को कहा है। शी जिनपिंग ने सैन्य कमांडरों से कहा है कि हम मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। शी जिनपिंग के इस आदेश के बाद एलएसी पर भारत को अलर्ट रहना होगा। तिब्बत में चीन हर दिन अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करने में लगा है। भारत की सीमा के पास चीन ने तिब्बत में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बड़ी राशि खर्च करने की योजना बनाई है। अगले 5 साल में चीन यहां ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करने के लिए 30 बिलियन खर्च करेगा। सीमा पार से पाकिस्तान की साजिश का भारतीय सुरक्षा बल मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन अल बद्र के कमांडर गनी ख्वाजा को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। मारे गए आतंकी के पास से एक AK-47, 2 हैंड ग्रेनेड के साथ गोला बारूद मिले। बाकी आतंकियों की तलाश की जा रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रहने वाले और यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के चेयरमैन सरदार शौकत अली ने पाकिस्तान पर पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का अपने उपनिवेश के लिए दोहन करने का आरोप लगाया है। शौकत ने कहा, पाकिस्तान इस क्षेत्र को स्वायत्तता देने का झूठा दावा करता है।
भारत के सुखोई और मिराज के जवाब में चीन की मदद से पाकिस्तान ने जो अपना JF-17 फाइटर जेट बनाया था वो पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ है। पाकिस्तान के इन झूठे दावों की पोल इस बार ग्रीस की एक वेबसाइट पेंटोपोस्टिग्मा ने खोली है। रिपोर्ट में इस फाइटर जेट को बेहद घटिया क्वालिटी का लो कॉस्ट लड़ाकू विमान बताया गया। पाकिस्तानी आर्मी का क्रूर चेहरा सामने आया है। पाक आर्मी ने क्वेटा के 2 बेगुनाह लोगों को एक फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया। खुलासा हुआ है कि मारे गए जमील और समीउल्लाह को आर्मी ने 18 जनवरी को क्वेटा से अगवा किया था। कोरोना वैक्सीन के लिए तरस रहे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय संस्था गबी के जरिए भारतीय कंपनी सीरम के साथ बनी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की 1 करोड़ 60 लाख डोज मुफ्त में मिलेगी। पाकिस्तान को गबी की ओर से कुल 4.5 करोड़ वैक्सीन की डोज मिलेगी। पाकिस्तान में अभी चीन की वैक्सीन 2000 में मिल रही है। आज समंदर में भारत स्वदेशी युद्धपोत INS करंज को उतारेगा। भारत और जापान के बीच किन मुद्दों पर हुई बात? चीन की दादागिरी के खिलाफ अमेरिका ने साउथ चाइना सी में क्या बड़ा ऐलान किया है और ग्रीस में सड़कों पर गदर क्यों मचा हुआ है? ग्लोबल टेंशन से जुड़ी सभी अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। हिंद महासागर में अपनी ताकत बढ़ाने के साथ चीन को घेरने के लिए भारत तैयार है। INS करंज आज मुंबई में नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल होगी। INS करंज स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। ये मिसाइल से लैस और माइंस बिछाने में भी सक्षम है। इसके साथ ही करंज टॉर्पीडो और एंटी शिप मिसाइलों से हमले कर सकती है। क्वाड देशों की शुक्रवार को बैठक होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के PM योशिहिदे सुगा के बीच कल 40 मिनट तक फोन पर बातचीत हुई। जापान की ओर से जारी बयान में कहा गया कि दोनों नेताओं के बीच हांगकांग, शिनजियांग प्रांत से लेकर पूर्वी चीन सागर तक के क्षेत्र में चीन की ओर से बढ़ाए जा रहे विवाद को लेकर भी बात हुई। साउथ चाइना सी में चीन के विरोध के बावजूद विवादित सीमा में अमेरिका अपना ऑपरेशन जारी रखेगा। अमेरिकी नेवी ने कहा है कि चीन अपनी क्षमता बढ़ाने में लगा है। ये इस क्षेत्र के लिए चिंता की बात है। साउथ चाइना सी में अमेरिका अपने कई युद्धपोत और फाइटर जेट पहले से तैनात कर रखे हैं। चीन इसे अपने क्षेत्र में घुसपैठ बताकर विरोध करता रहा है। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने बड़ा दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल पीपल्स कांग्रेस के ताइवान डिप्यूटी ने हांगकांग और ताइवान के युवाओं को चीनी सेना में शामिल किए जाने का प्रस्ताव रखा है, क्योंकि ताइवान के कई युवा PLA में शामिल होना चाहते हैं। अमेरिका के खिलाफ रूस ने बड़ी चाल चली है। रूस ने अमेरिका के दुश्मन चीन के साथ मून बेस प्रोजेक्ट को लेकर समझौता करने का फैसला किया है। इस समझौते को 1 साल के भीतर पूरा किया जाएगा। चीन ने कुछ महीने पहले ही चंद्रमा पर अपना चांगई 4 प्रोब अंतरिक्ष यान भेजा था। रूस ने पहली बार 1959 में चंद्रमा पर कदम रखा था। ब्रिटेन में चीनी चैनलों के प्रसारण पर रोक को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। चीन ने बीजिंग में ब्रिटेन के राजदूत को इसको लेकर समन भेजकर विरोध जताया है। मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर BBC ने चीनी चैनल CGTN और CCTV के प्रसारण पर रोक लगा दी है। ब्रिटेन के बाद ऑस्ट्रेलिया भी दोनों चैनलों पर रोक लगा चुका है। ईरान ने इजराइल को खुली चेतावनी दी है। ईरान ने कहा है कि अगर उसके परमाणु कार्यक्रमों को किसी साजिश के तहत प्रभावित करने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो इजरायली शहर तेल अवीव और हैफिया को बर्बाद कर देगा। ईरान पहले ही IAEA को परमाणु कार्यक्रमों की जांच पर भेदभाव करने पर चेता चुका है। 2 दिन पहले मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बॉम्बर B-52 के उड़ान को ईरान ने महज दिखावा बताया। इराक में अमेरिकी सैन्य बेस पर हमले के बाद अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में इजराइल, सऊदी अरब और कतर के फाइटर जेट के साथ उड़ान भरी थी। अमेरिका के इस एक्शन के बाद इस इलाके में तनाव बढ़ गया था। ग्रीस की राजधानी एथेंस में पुलिस के प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई के विरोध में एक बार फिर भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतर गए। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई जगहों पर हिंसक झड़प हुई। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। कुछ दिन पहले लॉकडाउन के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की बेरहमी से पिटाई की थी।